नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूँ। क्लास 10th का हिस्ट्री लेसन 3 जिसमें हम लोग देख रहे थे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इसके 2 पार्ट हो चुके हैं और आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट में देखेंगे हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवादियों का किस तरह से उदय होता है। इसके पूर्व हमने देखा है कि किस तरह से हिंद चीन के क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों का आगमन होता है। फ्रांस अपना उपनिवेश कायम करता है और उपनिवेश कायम करने के बाद में शोषण मूलक कार्य होते हैं। जो भी कार्य किए जाते हैं शोषण के उद्देश्य से किए जाते हैं और जहां शोषण ज्यादा होगा लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे और एक राष्ट्रीयता का भावना विकसित होता है और वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। तो चलिए हम तीसरे पार्ट में ये देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित हो गया तो मैं पहले ही बताया कि शोषण मूलक उनका कार्य था। शोषण करना किसी तरह से और अपनी आमदनी को बढ़ाना, और जहां ज्यादा शोषण होंगे निश्चित है कि आज नहीं तो कल लोगों में एक विस्फोट होगा। एक अति जो हो जाता है किसी चीज को सताने की, तो निश्चित है कि अब उसके बाद में विद्रोह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जितने विद्रोह होते हैं उसको दबा दिए जाते हैं लेकिन लोग धीरे धीरे मुखर होने लगते हैं। अब 20वीं सदी आते आते लगभग हर छोटे मोटे असंतोष पर लोग अपना विरोध प्रकट करने लगते थे, नाराजगी जाहिर करने लगते थे, हड़तालें करना शुरू कर देते थे। और 1903 आते आते 1903 में फान बोईचाओ, नाम याद रखेंगे, फान बोईचाओ, ये हिंद चीन के युवा क्रांतिकारी हैं जिन्होंने दुई तान दोई, जिसने दुई तान दोई, ये क्रांतिकारी हैं और ये इनका संगठन है, यानी एक क्रांतिकारी संगठन है। फान बोईचाओ का संगठन है दुई तान दोई, ये क्रांतिकारी संगठन बनाते हैं। ये प्रारंभिक स्टेज की बात है और इसके जो प्रमुख नेता हुए थे वह क्वांगदे हुए थे। प्रमुख नेता की अगर बात करें तो किसी एक के नेतृत्व में नहीं चल सकता है, तो क्वांगदे जो थे, क्वांगदे ये इसके प्रमुख नेता थे और यही उसका नेतृत्व किया करते थे। और ये जो फान बोईचाओ थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इनका पुस्तक जो था उस क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में बड़ा फेमस हुआ था और इनकी पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। पुस्तक थी इनकी एक, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी इसमें इस पुस्तक में जो अब तक की हिंद चीन या इंडो चाइना की जो परिस्थितियां थी इसका इसमें जिक्र किया गया था। घटना है 1903 की, फिर से एक बार देख लीजिए। फान बोईचाओ एक क्रांतिकारी हैं जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, और इन्होंने एक संगठन बनाया था दुई तान दोई, और इस संगठन के जो प्रमुख नेता थे क्वांगदे थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा और एनर्जी मिलता है। एक घटना घटती है 1905 में। वो 1905 की जो घटना है
यह घटना है जापान रूस युद्ध। जापान रूस युद्ध, यह घटना इसलिए फेमस है, रूस और जापान ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व कोई किसी तरह का युद्ध नहीं लड़ा है, कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन यह वह लड़ाई थी कि उस समय का सबसे मजबूत राष्ट्र रूस और छोटा सा और कमजोर राष्ट्र जापान, जापान ने रूस को हरा दिया था। यानी 1905 में जापान, एक छोटा सा राष्ट्र, टापू वाला देश, उसने इतने विशाल रूस को हरा दिया। जब रूस को हरा दिया तो जितने छोटे मोटे राज्य थे या देश थे, वहां के क्रांतिकारियों में एक अलग सा उम्मीद जगा कि जापान अगर रूस को पराजित कर सकता है, इतना छोटा सा देश, तो क्या हम लोग नहीं लड़ सकते हैं अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तूल पकड़ते गया और उससे प्रेरणा मिली। और उसी समय दो फ्रांसीसी विचारक हुआ करते थे और उनकी पुस्तकें भी बड़ा फेमस हुआ करती थी, लोग उसको बहुत ज्यादा पढ़ते थे। एक थे रूसो और दूसरे थे मॉन्टेस्क्यू, फ्रांसीसी विचारक। फ्रांसीसी विचारक बड़ा प्रभावित किया था इन लोगों ने। ये फ्रांसीसी विचारक जो थे, एक थे रूसो और एक थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, ये दोनों फेमस क्यों थे? तो रूसो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बहुत अच्छे फिलोसफर थे। यानी देश में समरसता हो, सामाजिक समानता हो, इसके प्रबल दावेदार थे। और इनकी एक पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक संविदा। यह सोसाइटी पर आधारित, समाज पर आधारित किताब था। समाज में इक्वलिटी की बात करता था यह पुस्तक। और मॉन्टेस्क्यू जो थे, ये भी अच्छे विचारक थे और इनकी जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये दोनों की जो पुस्तक थी, जिस तरह आज सनातनियों में रामायण और महाभारत, गीता की जो स्थान है, वही स्थान उस समय जो क्रांतिकारी होते थे उनके लिए रूसो और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक जो थी, वो समझिए कि आज की श्रीमद् भगवत गीता थी। तो कहीं ना कहीं इन विचारकों ने इन नेता को प्रभावित किया। और दूसरी तरफ एक राष्ट्रवादी नेता फान चू चेन, ऊपर जो हमने जिक्र किया था, क्वांगदे या फान बोईचाओ, ये लोग क्रांतिकारी थे। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी नेता भी थे, जिसमें फान चू में, ये राष्ट्रवादी थे, ये क्रांतिकारी नहीं थे, ये राष्ट्रवादी थे। और ये लोग देश में राष्ट्रवादी आंदोलन जो हो रहे थे, उसको राजतांत्रिक व्यवस्था यानी मोनार्की की जगह रिपब्लिकन पर जोर देते थे। यानी जो शासन राजा के हाथों में था, एक किंग होगा करता था, उसकी जगह पर ये गणतंत्रवादी यानी रिपब्लिकन के सपोर्टर थे। यानी ये मोनार्की व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे और इसकी जगह पर देश को रिपब्लिकन बनाना चाहते थे, यानी गणतंत्र के समर्थक थे। और इसी विचारधारा के एक नेता थे सन यात सेन, जो चीन में सत्ता परिवर्तन में
काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सन यात सेन। चीन का गांधी अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये वही कार्य किए चीन में जो गांधी ने इंडिया में किया था। हाँ, समय की शुरुआत यानी आंदोलन करने का समय जो है दोनों का लगभग सेम रहा है, और उम्र का भी देखे तो लगभग बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहा, लेकिन गांधी ने एक लंबा वक्त राजनीति में बिताया और सन यात सेन का जो कैरियर रहा है वह छोटा रहा है। तो जो विद्यार्थी उस समय जापान से शिक्षा प्राप्त करके लौटते थे वह उसी विचारधारा के थे कि भाई जापान ने रूस को हराया, तो कहीं ना कहीं वे उससे प्रेरित हो गए थे। और इधर सन यात सेन ने चीन में तख्ता पलट कर दिया था, तो दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे, एक जापान की शिक्षा और दूसरा सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन। इस सब चीजों ने क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों को, है ना, वहां के विद्यार्थियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन लोगों ने वियतनाम क्वान फुक हुई एक पार्टी बनाया, वियतनाम क्वान फुक हुई। एक राष्ट्रीय संगठन था। इसको बनाया किसने था? तो छात्रों ने, ये वही छात्र थे जो जापान फ्रांस से शिक्षा ग्रहण करके लौटे थे। हालांकि इसका मूल नाम अगर देखें तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन था। मूल नाम था इसका, मूल नाम वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। हम अर्थात इसको हिंदी में हम अगर इंग्लिश में पढ़े इसको जी ये था, लेकिन वहां की भाषा में इसका नाम वियतनाम क्वांग फुक हुई था। तो शुरू में हिंद चीन में जो प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ था वह विकास सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं हुआ था। कोचिन चीन एक ही क्षेत्र है, यानी हिंद चीन का कोचिन जो चीन के कब्जे में था, इसीलिए इसका नाम कोचिन चीन हुआ। दूसरा था अनाम विकसित क्षेत्र था उद्योग के लिहाज से और कमर्शियल व्यू से, जहां पे फ्रांस का पहले से ही वहां पे सत्ता स्थापित था। तीसरा था तोंकिन। ये सभी वियतनाम के क्षेत्र थे और आर्थिक रूप से समृद्ध थे, और इस समृद्धि में सबसे ज्यादा जो दखल अंदाजी था वो फ्रांस का था। फ्रांस वहां पे बहुत ज्यादा शोषण किया करते थे, और जहां ज्यादा शोषण होगा निश्चित ही आंदोलन भी वहीं से शुरू होगा। और यहाँ के लोगों में जब उसने उद्योगवादी नीति अपनाया, उद्योगों का जब विकास हुआ, तो यहाँ के लोग बेगारी की समस्या से जूझने लगे थे। तब तक क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, और यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कई समस्याएं लेकर के आया उन छोटे छोटे राष्ट्रों के लिए। एक, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लोग बेगार हो गए। सैन्य सेना में या सैनिक में सबसे ज्यादा वहीं से लोग भेजे गए, और उनमें प्रथम पंक्ति के सैनिक होते थे, अर्थात मरने वालों में सबसे पहले यही लोग होते थे। तो इन बातों की प्रतिक्रिया हुई, यानी प्रतिक्रिया फलस्वरूप वहां के देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन किया। वियतनामी राष्ट्रीय दल, यह घटना 1914 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध में बेगार लोगों को, बेरोजगार लोगों को सैनिक में भर्ती करके प्रथम पंक्ति में खड़ा किया गया। तब वहां के जो देशभक्त थे उन्होंने वियतनामी
राष्ट्रीय दल बनाया। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ वह कैंटन में हुआ। अधिवेशन कैंटन। कैंटन ऐसे स्विट्जरलैंड के राज्यों को कहा जाता है, लेकिन यह कैंटन जो था उस समय, यह कैंटन दक्षिण चीन में था। दक्षिण चीन का एक क्षेत्र था कैंटन, वहीं पे पहला इसका अधिवेशन हुआ था। लेकिन फ्रांसीसी सरकार चुप बैठने वाले नहीं थे, उसने इस आंदोलन को कुचल दिया और जनता की जो हालत थी वो और दयनीय होती चली गई। उधर बात हम करते हैं चीन की। चीन का हिंद चीन पर एक अलग ढंग का आधिपत्य था। चीन यहाँ के कृषि उत्पाद, व्यापार और मत्स्य व्यापार पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता था, लेकिन यहाँ की राजनीति से एकदम अलग था। वह फ्रांस हिंद चीन के जनता के साथ अत्याचार करे या उसकी भलाई करे, इसे चीन को कोई मतलब नहीं था। चीन अपना कृषि, व्यापार और मत्स्य के क्षेत्र में अपना व्यापार करता था, यानी वो अपने व्यापार से मतलब था, वह पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं करता था। और यही कारण है कि आप अगर वर्षों से हमारे देश का हमारे व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं यहाँ से, तो कुछ ना कुछ यहाँ की जनता की भलाई के लिए आपको सोचने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि 1919 ईस्वी में 1919 में चिन्नी आंदोलन हुआ। चिन्नी बहिष्कार आंदोलन। क्योंकि सब कुछ वहां की जनता के साथ हो रहा था और चीन चुपचाप देख रही थी। हालांकि इस आंदोलन से एक फायदा यह हुआ कि अब जो फ्रांस की सरकार थी वह चीन में शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया, लेकिन कोचिन चीन पर सीधा प्रशासन अपना रखा जो समृद्ध क्षेत्र थे। बाकी के जो 4 प्रांत थे, वह 4 प्रांत कौन थे? तुंकिन, अनाम, कंबोडिया और लाओस। कंबोडिया और लाओस, इन 4 क्षेत्रों में जो पुराने राजवंश थे, पुरातन जो राजवंश थे वह रहे, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने अपना एक रेजिडेंट वहां पे नियुक्त कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। समाप्ति के बाद में प्रशासन में उदार नीति अपनाया गया और कोचिन चीन के लिए, वही कोचिन चीन के लिए प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया कि आपका भी प्रतिनिधि उसमें रहेगा, और निर्वाचन की व्यवस्था के साथ साथ असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया गया। यानी अब वहां की सरकार भी जनता की भागीदारी पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से जनता की वहां भागीदारी होने लगी। और राजघरानों ने भी, राजघराना करने का मतलब वैसे राज दरबार जो पहले से संपन्न थे और उसके अधीन उस गांव के लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों ने भी प्रशासन में सुधार किया था, लेकिन वह सुधार भी नामात्र का था। अब थोड़ा सा ये 1917 जिस समय रूसी क्रांति हुई थी, उस रूसी क्रांति का भी असर हिंद चीन के राष्ट्रीय आंदोलन में रहा है। न्यूवन आई क्वोक, हम इसको साफ कर देते हैं। 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन, 1917 में रूस की क्रांति हुई। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, तख्ता पलट की क्रांति थी, और यह भी क्रांति उस समय हुई जिस समय
प्रथम विश्व युद्ध चरम पे था। तो 1917 में न्यूगन आई कोक, न्यूगन आई कोक, इनको हो ची मिह के नाम से जानते हैं। न्यूगन आई कोक को हो ची मिह, भारत में हम इसी नाम से जानते हैं, हो ची मिह। ये हो ची मिह जो थे, यह पेरिस से पढ़ के आए थे और पेरिस में एक साम्यवादियों का गुट बनाया था। साम्यवादी मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से प्रेरित होकर के, जिसका नेतृत्व करता लेनिन था, और उसी घट समय न्यूगन आई कोक ने यानी हो ची मिह ने पेरिस में साम्यवादियों का गुट बनाया। क्योंकि हो ची मिह अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को गए हुए थे और वहां पे साम्यवादियों से प्रेरित होकर के 1925 ईस्वी में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल, 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल हिंद चीन में बनाया। हालांकि 1917 में इनका पहला संगठन बना था, वह साम्यवादियों का गुट था, हो सकता है उसका कोई नामकरण नहीं हुआ हो, लेकिन 1925 में इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया और इस दल के जो सदस्य थे उनको सैन्य प्रशिक्षण भी दिया गया, सैन्य प्रशिक्षण दिया गया ताकि जरूरत पड़े तो हम लड़ाई भी लड़ेंगे। 1930 तक जितने क्रांतिकारी संगठन थे, जितने राष्ट्रवादी संगठन थे, चाहे उदारवादियों का हो या क्रांतिकारियों का हो, सबने मिलाकर के अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और वियतनाम का आंग सांग देंग 1903 में सभी पार्टियों को मिलाकर के वियतनाम कांग शान देंग एक संगठन बनाए। एक संगठन था यह, हालांकि इसको अगर हम अपनी भाषा में देखें तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम था, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। हमारी भाषा में, लेकिन वहां की भाषा में वियतनाम कांग सांग देंग था। सभी दलों को मिलाकर के बनाया गया था, लेकिन 1930 में ही एक विश्व आर्थिक मंदी, विश्व में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई और इस आर्थिक मंदी ने राष्ट्रवादियों के विकास में योगदान किया। यही मौका था राष्ट्रवादियों को खुद के विकास करने का। विकास होने के पीछे कारण था कि जितने कॉमर्शियल चीजें थी, जैसे चावल, रबड़, इस सब के दाम गिर गए, बेरोजगारी बढ़ गई और जिसमें किसान जो थे वह साम्यवादी अपनाने के लिए तैयार हो गए। साम्यवाद का मतलब हुआ कि हम ज्यादा खेती करते हैं, अगर हम पूरा नहीं खा, हम अपने जरूरत भर अनाज रख लेंगे, बाकी अनाज जरूरतमंदों को दे देंगे या सरकार को दे देंगे। ये साम्यवादी व्यवस्था थी, यानी कोई भूखा नहीं मरे, है ना, किसी की आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो। तो और उसी समय आंदोलन जोर पकड़ने लगा, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने दमन चक्र चलाया, क्रूरता अपनाई, है ना, और अपनी क्रूरता को और तीव्र कर दिया, दमन चक्र को तीव्र कर दिया और विद्रोही जनता पर उन्होंने गोली चलवा दिया। कई हजारों लोग उसमें मारे गए और जब गोली चलवाइएगा निहत्थे लोगों पर तो निश्चित ही आग और भड़केगा। हवाई जहाज से बमबारी कराया गया जिसमें हजारों लोग मारे गए। आंदोलन तो दबा दिया गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह आंदोलन सुलगता रहा,
क्योंकि प्रमुख नेताओं को आपने मार दिया। लेकिन अब जो छोटे छोटे नेता थे या जो बच गए थे, जिनकी संख्या कम हो गई थी, अब वे सरकार से डायरेक्ट लड़ नहीं सकते थे। ऐसे में डायरेक्ट आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन अब धीरे धीरे सुलगता रहा और समय आने पर भूमिगत आंदोलन वह चलता रहा, ज्वालामुखी की तरह कि अंदर ही अंदर सुलगता रहा। और वह एक ऐसा समय आया कि फिर से वह ब्लास्ट कर गया। तो 1930 तक यह हुआ और वो अपनी वियतनाम अगला चरण में हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध आते आते किस तरह से वियतनाम स्वतंत्र हो जाएगा। तो आज की इस कड़ी में इतना ही। हिंद चीन में राष्ट्रवादियों का उदय कैसे हुआ, अगली टॉपिक में हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम को कैसे स्वतंत्रता मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।